आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका हम ओवरव्यू लेंगे एज शॉर्ट क्वेश्चन। जो भी इस चैप्टर से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं बोर्ड के पेपर के लिए, उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे चैप्टर का एक रिव्यू लेंगे। सबसे पहले ये जो चैप्टर नंबर 10 इसका नाम लिखा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे मतलब क्या होता है? आप लोग बच्चों जानते हैं कि ऑप्टिक जब भी लफ्ज आ जाता है तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लाइट के पाथ को टर्न दे सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं लेंस का नाम आपने सुना है, प्रिज्म का नाम आपने सुना है, मिरर का नाम आपने सुना है। ये सारी वो चीजें हैं इनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ओके, ये जो हम ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज करते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इस तरह और डिवाइसेस हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। आप इन सब के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहली जो डेफिनेशन इसमें से आपने याद करनी वो है नियर पॉइंट, या फिर इसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारी पहली डेफिनेशन जो आपने चैप्टर नंबर 10 से बेटा याद करनी है, आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखी हुई है, आप सिर्फ समझने पे फोकस करेंगे। वो है जी नियर पॉइंट क्या होता है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से मुराद क्या होता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरे पास एक कोड मार्कर है, इसके ऊपर कुछ लफ्ज लिखे, आप इसको अब देखते हैं सर्टेन डिस्टेंस पे रखे, आपको इस पे रिटन जो वर्ड्स है ना वो दिखाई दे रहे हैं। फिर आप ऐसा करते हैं कि इसको ना आस्ता आस्ता आंख के करीब लेके आते हैं। आप अपनी आंख के करीब ला रहे हैं, करीब लाते लाते एक खास फासले पे आपको लगता है कि अगर और आगे लेके गए ना तो ये लफ्ज धुंधले हो जाएंगे, ब्लर्ड हो जाएंगे, या आपको आंख पे जोर देना पड़ेगा। तो वो कम से कम फासला जहां तक रहते हुए आप चीजों को वाजे देख सकते हैं, ब्लर्ड नहीं होती चीजें और आपको आंख पे जोर नहीं देना पड़ता। तो वो कम से कम फासला जहां तक रहते हुए आप आंख को जोर दिए बगैर चीजों को वाजे देख सकते हो, उस फासले को बेटा हम कहते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मली ये होता है कि नियर पॉइंट का लफ्ज जहां भी हम यूज करेंगे इसको हम डी सिंबल से इंडिकेट करेंगे, और ज्यादातर इस चैप्टर में जो वैल्यू हम यूज करेंगे वो 25 सेंटीमीटर है। यानी अगर आपको बोर्ड में एमसीक्यू आता है कि वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट क्या है, तो आपने 25 सेंटीमीटर पे टिक कर देना है कि 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट कहा जाता है। वैसे बच्चों याद रखिएगा ये एज डिपेंडेंट वैल्यू है, ये मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ वैल्यू हो सकती है। ये जो 25 सेंटीमीटर लिखी जाती है ये एवरेज 40 साल पर्सन अगर एज हो और आंख में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो तो फिर 40 साल पे जाके बंदे का जो होता है नियर पॉइंट, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। हमारी टेक्स्ट बुक पे इसकी ज्यादा डिटेल नहीं बताएगी, हमारे लिए 25 सेंटीमीटर का लफ्ज याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में जहां जहां हम स्मॉल डी का सिंबल लिखेंगे आपने उसको नियर पॉइंट पढ़ना और आपके लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये नियर पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आपने इस चैप्टर के लिए याद करना है। अब एक एडिशनल बात जो हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं वो है फार पॉइंट। जैसे नियर पॉइंट होता है वैसे फार पॉइंट भी होता है। फार पॉइंट से मुराद ये है कि आप दूर से दूर कहां तक चीज को वाजे देख सकते हैं। तो बेटा ये याद रखना है, फार पॉइंट का अगर एमसीक्यू आता है कि ये कितना है तो आपने याद रखना है फार पॉइंट का आंसर इन्फिनिटी होता है, और ये हर एज के लिए एक ही आंसर है। नियर पॉइंट तो मैंने बात की है ना कि ये एज डिपेंडेंट होता है, किसी एज में कुछ है किसी में कुछ है, लेकिन जो फार पॉइंट होता है वो हर एज में इन्फिनिटी ही काउंट किया जाता है। तो अब तक जो हमने बात की है हमने बोर्ड के लिहाज से 2 एमसीक्यू याद कर लिए, द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ फार पॉइंट। आगे बढ़ते हैं कि आगे जो लफ्ज आपने इस चैप्टर से याद करना वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए ये एक लफ्ज आपने याद करना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन जैसे मिसाल के तौर पे इसका लफ्जी मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है इनलार्ज, बड़ा करना। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपको पता है कि मोबाइल फोन से हम तस्वीर बनाने लगे ना, उसके अंदर मैग्निफिकेशन का ऑप्शन होता है, आप इमेज को मैग्नीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस की एबिलिटी होती है कि आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट उसके पास लाएंगे
तो आपको उसका जो इमेज बनेगा वो आपको इनलार्ज होता दिखाई देगा। तो किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की ये एबिलिटी कि वो उसके ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना बड़ा कर सकती है, इमेज को इनलार्ज कितना दिखा सकती है, इस एबिलिटी को उस डिवाइस की हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। यानी आसान लफ्जों में बात करें तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि किसी ऑप्टिकल डिवाइस की ये एबिलिटी कि वो किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना बड़ा दिखा सकती है, इसे उसकी मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये जो मैग्निफिकेशन होती है इसको हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, और दूसरे के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन से मुराद आपने 10th क्लास में बच्चों पढ़ा है कि आपके पास फर्ज कर लीजिए एक लेंस है, आप एक लेंस के करीब एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और वो आपको उसका एक इमेज दिखा देता है। तो अगर आप लोग किसी भी लेंस के लिए या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए हम साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी रेशो कैलकुलेट करें तो इसे उस ऑप्टिकल डिवाइस की लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की आपने डेफिनेशन इस तरह से लिखनी है, इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो को किसी भी डिवाइस के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम देंगे। और अगर कभी जरूरत पड़े तो हम साइज ऑफ इमेज की जगह डिस्टेंस ऑफ इमेज भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमें साइज के बारे में डाटा गिवन ना हो तो हम लोग डिस्टेंस को यूज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को याद है 10th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि लेंस के लिहाज से जब डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है तो आप उसको Q और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम P सिंबल से इंडिकेट करते हैं। आप सारे स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ के आएंगे सिंबल के डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम Q और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम P सिंबल से जाहिर करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो सेम चीजों की रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है। एंगुलर मैग्निफिकेशन समझने के लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको अपनी आंख से देखते हैं। ये याद रखिएगा कि हम डेली लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम देख रहे हैं उसका हमारी आंख पे कोई ना कोई एंगल बनता है। मतलब ये अगर मार्कर हम अपनी आंख से देखेंगे तो हमारी आंख पे इसका एक एंगल बन रहा है, उसे हम विजुअल एंगल कहते हैं, विजुअल एंगल। अगर हम ऐसा करें कि हम एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको अगर हम डिफाइन करें, एक तो आपने याद रखना है कि इसको मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है, इसे कैपिटल M सिंबल देंगे और इसका फार्मूला है बीटा ओवर अल्फा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बीटा ओवर अल्फा से मुराद क्या है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट आंख से देख रहे हैं। हम कहते हैं कि ये यहाँ पे आई, हम अपनी आंख से देख रहे हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारी आंख पे जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम नाम देंगे अल्फा। अब अल्फा से मुराद ये है कि वो वाला विजुअल एंगल जब हम अपने ऑब्जेक्ट को बगैर किसी ऑप्टिकल डिवाइस से डायरेक्ट आंख से देखेंगे तो जो एंगल हमारी आंख पे बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा। फिर हमने क्या किया कि इसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने दरमियान में लेंस का इस्तेमाल किया। अब हम इस ऑब्जेक्ट का सपोज दैट इमेज देखते हैं, ये आई है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा था और सपोज दैट भी हम कह लेते हैं यहाँ पे हमें उसका एक फाइनल इमेज दिखाई दे रहा है। अब वही ऑब्जेक्ट है लेकिन अब हम उसे लेंस की मदद से देख रहे हैं, किसी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से देख रहे हैं, तो अब जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बीटा का नाम देंगे। तो हम कहना भी चाहते हैं कि बीटा भी विजुअल एंगल है, अल्फा भी विजुअल एंगल है, लेकिन फर्क ये है कि बीटा वो विजुअल एंगल है जब हम अपनी डिवाइस को ऑब्जेक्ट को किसी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से देखेंगे, और अल्फा से मुराद वो विजुअल एंगल है जब हम बगैर किसी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से देखेंगे। तो इन दोनों एंगल को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन का नाम देंगे। तो आपके सामने है मैग्निफिकेशन यानी इमेज को बड़ा करने की एबिलिटी। अगर इसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास दो मेथड है, लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन। आगे बढ़ते हैं जी। आगे नेक्स्ट एक प्रोसेस जो आपने इस चैप्टर से डेफिनेशन के तौर पे याद करना है वो है जी रिजॉल्विंग पावर।
रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को भी आप डेली लाइफ में आप मोबाइल कैमरा से भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कई लो क्वालिटी कैमरा ऐसे होते हैं कि जब हम इमेज को बड़ा करते हैं ना, तो वो इमेज बड़ा तो हो जाता है लेकिन धुंधला हो जाता है, इमेज अनक्लियर हो जाता है। लेकिन जो अच्छे कैमरास हैं वो जितना मर्जी इमेज को बड़ा कर लें, आपको वो इमेज वाजे ही दिखता है। तो बच्चों, रिजॉल्विंग पावर से मुराद होता है किसी ऑप्टिकल डिवाइस की ये एबिलिटी कि वो आपको इमेज कितना क्लियर दिखा सकती है। यानी अगर हम इस एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक बात करें कि मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या फर्क होता है, तो आपने ऐसे लिखना है कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज को इनलार्ज करना, बड़ा करना, और रिजॉल्विंग पावर से मुराद होता है इमेज की छोटी से छोटी डिटेल्स को भी वाजे दिखाना, इमेज को क्लियर दिखाना, वाजे करके दिखाने को हम कहते हैं उस डिवाइस की रिजॉल्विंग पावर। अब ये जो रिजॉल्विंग पावर होती है, अगर इसको आपने कैलकुलेट करना है तो फॉर लेंस इसका फार्मूला जो आप याद रखेंगे, अगर सपोज दैट आपके पास कोई लेंस है और आप उस लेंस की रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बकायदा एक फार्मूला है। उसके लिए उस साइंटिस्ट के नाम से हम इसको कहते हैं रेले फार्मूला। और रेले फार्मूला आपने 2 स्टेप्स में याद रखना है। रेले फार्मूला ये है कि आप एक अल्फा कैलकुलेट करोगे जिसे अल्फा मिनिमम कहते हैं, 1.22 लैम्डा ओवर डी। यहां याद रखेंगे बच्चों सारे के 1.22 कांस्टेंट है, लैम्डा से मुराद वेवलेंथ है और इस डी से मुराद डायमीटर है उस लेंस का, जिस लेंस की आप रिजॉल्विंग पावर देख रहे हैं। और फिर आपने इस अल्फा मिनिमम का रेसिप्रोकल लेना है। तो इस अल्फा मिनिमम का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो इसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। यानी बच्चों, आपने रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन के साथ साथ ये भी याद करना है कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए रेले फार्मूला यूज करेंगे और रेले फार्मूला 2 स्टेप्स का नाम है। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो समझ लेते हैं कि सर ने जो अल्फा मिनिमम लिखा है यही रिजॉल्विंग पावर है। नहीं बच्चों, ये रिजॉल्विंग पावर नहीं है। अल्फा मिनिमम के रेसिप्रोकल को यानी 1 ओवर अल्फा मिनिमम को कहते हैं क्या, रिजॉल्विंग पावर। और इसमें गौर से देखने वाली बात यह है कि ये जो रिजॉल्विंग पावर है, अगर हम यहां से बात करें कि 1 ओवर अल्फा मिनिमम को इस फार्मूले की शक्ल में लिखें तो डी ऊपर आएगा तो 1.22 ओवर लैम्डा। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जो इस टॉपिक की आखिरी बात होगी, और अब ध्यान से सुन लें। अब तक मैं एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं कि मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या फर्क है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ, नंबरिंग के लिहाज से दूसरा नहीं, लेकिन हम एक और क्वेश्चन की बात करें, मतलब सवाल है कि एक्सरसाइज में कि फर्क करेंगे जो आगे आएगा लफ्ज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, अगर उसके अंदर हम ब्लू लाइट को इस्तेमाल करें तो बताएं ब्लू लाइट का फायदा क्या होता है। तो आपने यहां से जवाब याद रखना है कि सर ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है और फार्मूला कहता है कि अगर लैम्डा छोटा हो तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। तो ये एडवांटेज होता है कि अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट इस्तेमाल करेंगे तो हमारी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, यानी हम ज्यादा छोटी चीजों को वाजे देख सकेंगे। और एक और भी बात याद रखिएगा कि जितना लैम्डा छोटा होता है उसके बिखरने का चांस उतना थोड़ा होता है, तो आपको क्लियर इमेज दिखाई देंगे अगर हम ब्लू लाइट को इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल।